चलिए बच्चों, एयर वाले इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम एयर के बारे में काफी बातें कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं एयर क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अर्थ के चारों तरफ गैसेस का एक लेयर प्रेजेंट है, एक ब्लैंकेट प्रेजेंट है, जिसे हम अभी तक एयर का नाम दे रहे थे। आज मैं उसको एक नया नाम देना चाहूंगा बच्चों, एटमॉस्फेयर। तो बच्चों ध्यान रहे, जब भी ये वर्ड आपके सामने आता है एटमॉस्फेयर, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस का, जो एयर का लेयर प्रेजेंट है, जो ब्लैंकेट प्रेजेंट है, उसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से बुलाते हैं। बच्चों, इस एटमॉस्फेयर में एक नहीं बहुत सारी डिफरेंट टाइप की गैसेस का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। और बच्चों, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये एटमॉस्फेयर कई लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ये एक लेयर नहीं है, यहां पर आपको 5 डिफरेंट टाइप की लेयर्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए बच्चों, हम इन पांचों लेयर्स को पहले ढंग से समझ लें। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि अर्थ सरफेस से अगर हम स्टार्ट करें तो वहां से लेकर लगभग 10 माइल्स तक की हाइट तक आपको जो गैस की लेयर देखने को मिलती है, उसे हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और ये एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स में से सबसे पहली लेयर है। बच्चों, आपने आज तक जितने भी टाइप के वेदर चेंजेस होते हुए देखे हैं, वो सारे वेदर चेंजेस आपको इसी ट्रोपोस्फेयर की लेयर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों, आप ये बात जानते होंगे कि हम लोग हॉट एयर बैलून्स का यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर्पज से। और बच्चों, ये हॉट एयर बैलून का मूवमेंट भी आपको ट्रोपोस्फेयर लेयर में ही देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये लेयर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें वेदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर हॉट एयर बैलून का मूवमेंट भी होता है। बच्चों, इस लेयर के ठीक ऊपर लगभग 11 माइल्स से लेकर 31 माइल्स तक की अगर आप हाइट पर जाते हैं, तो आपको एक दूसरी एटमॉस्फेरिक लेयर देखने को मिलती है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। बच्चों, आपने जितने भी आज तक एरोप्लेन्स का मूवमेंट होते हुए देखा है स्काई में, तो मैं आपको बता दूं वो इसी लेयर में होता है। इसके अलावा भी बच्चों, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर का एक और भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की गैस पाई जाती है, शायद आपने नाम भी सुना होगा, ओजोन गैस। अब जैसे स्ट्रेटोस्फेयर एक लेयर की तरह अर्थ को चारों तरफ से कवर करके रख रहा है, ये ओजोन गैस भी एक लेयर फॉर्म में ही पाई जाती है। और बोलो, ये ओजोन गैस कहां प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अब यहां पर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर ये जो ओजोन गैस प्रेजेंट है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि ये ओजोन गैस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप ये बात जानते हैं कि सन से अल्ट्रावायलेट नाम की एक हार्मफुल रेडिएशन भी आती है, जो अगर अर्थ सरफेस तक पहुंच गई बच्चों, तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, हमारी बॉडी को बहुत सारा डैमेज हो सकता है। तो इसका मतलब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। और ये ओजोन गैस इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ सरफेस तक आने नहीं देती हैं, ये बीच में ही उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसका मतलब ये ओजोन गैस एक तरीके से एक प्रोटेक्शन कवर की तरह काम कर रहा है बच्चों। तो ये हुआ ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब बच्चों, स्ट्रेटोस्फेयर के ठीक ऊपर अगर आप 32 माइल्स से लेकर 85 माइल्स तक की हाइट पर जाते हैं, तो आपको मिलती है एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर, जिसका नाम है मीजोस्फेयर। बच्चों, आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि जब भी कोई मीटेरॉइड अर्थ पर फॉल डाउन करता है, तो बीच में ही बर्न करने लगता है। तो आपको क्या ये बात पता है कि मीटियोर्स की वो बर्निंग एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर ही होती है? तो बोलो बच्चों, इनकी बर्निंग एटमॉस्फेयर की किस लेयर में होती है? मीजोस्फेयर लेयर में होती है। अब बच्चों, मीजोस्फेयर के ठीक ऊपर अगर आप 86 माइल्स से लेकर 372 माइल्स तक की हाइट पर जाते हैं, तो मिलती है आपको फोर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर, जिसका नाम है थर्मोस्फेयर। और ये लेयर काफी हॉट भी होती है। बच्चों, ये थर्मोस्फेयर लेयर भी हमारे लिए काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहीं पर एक्चुअली सैटेलाइट्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। और बच्चों, अगर आप थर्मोस्फेयर लेयर के भी ऊपर की तरफ जाते हैं, कितना ऊपर? 373 माइल्स से लेकर 620 माइल्स तक, तो मिलती है आपको लास्ट एटमॉस्फेरिक लेयर, जिसे हम एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस लेयर पे आपको बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ गैसेस देखने को मिलती हैं, और ये वही लेयर है जहां पर सबसे ज्यादा स्पेसशिप का मूवमेंट होता है। तो बच्चों, हम ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थ के चारों तरफ जो एयर का ब्लैंकेट प्रेजेंट है, उसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से बुला रहे हैं, और वो 5 लेयर्स में डिवाइड की गई है। और हर लेयर का अपना ही एक अलग सिग्निफिकेंस, एक अलग इंपॉर्टेंस भी होता है। अब बच्चों, हम यहाँ पर बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में। मतलब हम देखेंगे कि एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है और कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है हमारे लिए। अब बोलो, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट तो होती है,
और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ग्रो एंड डेवलप करने के लिए प्रोटीन नाम के एक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी और बिना प्रोटीन के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और बच्चों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसा मत सोचना कि केवल नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है, नहीं, और भी चीजें लगती हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजन भी चाहिए। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बनाया जा सकता। तो बोलो हमारे लिए नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसकी मदद से हम प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं और प्रोटीन की मदद से ही तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ग्रो एंड डेवलप करती है। इसके अलावा बच्चों, अर्थ के एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन के बारे में तो आप और हम सभी लोग जानते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। तो क्या आप मुझे इसकी कुछ इंपॉर्टेंस गिना सकते हैं? चलिए मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताता हूं, एंड दैट इज रेस्पायरेशन। अब बच्चों, रेस्पायरेशन के बारे में अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी जानते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जो भी फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं उस फूड के अंदर प्रेजेंट होती है एनर्जी, लेकिन उस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए बच्चों हमें उस फूड को ब्रेक करना पड़ता है और उसके बाद हम उससे एनर्जी बाहर निकालते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर फूड को ब्रेक करके उससे एनर्जी ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन बुलाते हैं। और बच्चों, मैं आपको बताऊं कि ये रेस्पायरेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन की मदद से भी हो सकती है और बिना ऑक्सीजन के भी हो सकती है। अब अगर आप बिना ऑक्सीजन के रेस्पायरेशन करेंगे, यानी बिना ऑक्सीजन की मदद के फूड को ब्रेक करके एनर्जी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो बहुत कम अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, क्योंकि ये ब्रेकिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। फूड की ब्रेकिंग यहाँ पर पार्शियल होगी। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन की हेल्प लेते हैं तो फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी आएगी। तो बताओ, जो फूड आपने कंज्यूम किया है, आप क्या चाहते हो, उससे आपको कम एनर्जी मिले या ज्यादा एनर्जी मिले? ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि उससे में ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल कर आए। तो उसके लिए बोलो हमें क्या करना होगा? उस फूड को ऑक्सीजन की हेल्प से हमें ब्रेक करना होगा, और ऑक्सीजन की हेल्प से फूड को ब्रेक करना बच्चों एरोबिक रेस्पायरेशन कहलाता है। तो इसका मतलब बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम एरोबिक रेस्पायरेशन कर सकते हैं। ऑक्सीजन की मदद से रेस्पायरेशन किया जा सकता है, फूड को ब्रेक किया जा सकता है और उससे एनर्जी को ऑब्टेन किया जा सकता है। इसके अलावा भी बच्चों, ऑक्सीजन का एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कंबशन प्रोसेस, यानी कि बर्निंग। किसी मटेरियल को अगर बर्न करना हो तो भी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बिना ऑक्सीजन के किसी भी मटेरियल को बर्न नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत ही रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों, जब भी मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो कई बार बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर, हम इतने ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो क्या ये ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाएगी? देखिए, सीधी बात है, हम इस ऑक्सीजन का लगातार यूज कर रहे हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। किस किस पर्पस में यूज कर रहे हैं? सबसे पहले हम कंबशन या बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। दूसरी चीज, हम रेस्पायरेशन में भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं। हम मतलब हम ह्यूमन बीइंग भी करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेशन करते हैं। उसके लिए वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो सोचो जरा कि एटमॉस्फेयर से इतनी ऑक्सीजन अगर हम लेते जाएंगे तो क्या ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से खत्म नहीं हो जाएगी? तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर एक साइक्लिक प्रोसेस आपको देखने को मिलती है जिसे हम ऑक्सीजन साइकिल बुलाते हैं, जिसकी मदद से ये ऑक्सीजन बैलेंस रहती है। नहीं समझ में आया? बताता हूं कैसे। देखिए, मान लीजिए एटमॉस्फेयर में कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। हमने मान लिया कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास कुछ ऑक्सीजन है। अभी इस ऑक्सीजन को कौन कौन ले रहा है? तो इस ऑक्सीजन को प्लांट ले रहे होंगे। किस लिए? रेस्पायरेशन करने के लिए। और बताओ, और कौन इस ऑक्सीजन को ले रहा है? इस ऑक्सीजन को एनिमल्स भी ले रहे हैं, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे और भी डिफरेंट टाइप के एनिमल आ जाएंगे। सीधी बात है, केवल प्लांट को ही रेस्पायरेशन थोड़ी ना करना है, हमें भी करना है, बाकी अदर एनिमल्स को भी करना है। तो हमने भी ऑक्सीजन को ले लिया रेस्पायरेशन के लिए। तो अभी तक तो ऑक्सीजन केवल एटमॉस्फेयर से ली गई है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर एक बैलेंस बनाना है तो हमें ये ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर को लौटानी भी होगी। तो बच्चों, आप ये बात जानते होंगे कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, और इसके बारे में आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा हुआ है। आपको पता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके फूड का फॉर्मेशन करता है, और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बच्चों ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है, और यही ऑक्सीजन गैस वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो अब यहाँ पर भी कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि सर, प्लांट ने ऑक्सीजन लिया और उसने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके वही ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर में दे दिया। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन सर हमें एक बात बताइए कि एनिमल्स ने भी तो ऑक्सीजन को लिया है, उन्होंने तो इस ऑक्सीजन को वापस नहीं लौटाया, तो ये पूरी तरीके से बैलेंस कैसे हुआ? तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि जिन एनिमल्स ने
एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लिया रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए, तो आप ये बात जानते होंगे कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आउटपुट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो बोलो इन एनिमल्स की बॉडी से आउटपुट में क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कौन यूज करेगा? अल्टीमेटली हमारे प्लांट्स यूज करेंगे। और इस CO2 और वाटर की हेल्प से हमारे प्लांट फिर से फोटोसिंथेसिस करेंगे, फिर से फूड बनाएंगे और बदले में फिर से ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस बन गया। जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ली गई वो फाइनली वापस से एटमॉस्फेयर में चली गई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का एक बैलेंस मेंटेन्ड है हमारे पूरे अर्थ पे। और इसी पूरी साइक्लिक प्रोसेस को बच्चों हम ऑक्सीजन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में 0.9% आर्गन नाम की गैस भी प्रेजेंट होती है। और शायद आपने इस गैस का नाम सुना भी होगा। बच्चों ये एक नोबल गैस है और ये केमिकली अनरिएक्टिव होती है। मतलब ये दूसरे मटेरियल्स के साथ कंबाइन नहीं होती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाती है। बच्चों हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक बल्ब यूज होता है उसके अंदर भी यही आर्गन गैस फिल्ड होती है। इसके अलावा बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सिग्निफिकेंस है ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे अर्थ पे जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं वो इसी CO2 की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपना फूड बना पा रहे हैं। और प्लांट अगर फूड बनाएगा तो इसी प्लांट को हम सभी एनिमल्स कंज्यूम करते हैं बच्चों। और हमें भी इन्हीं प्लांट से ही फूड मिलता है। तो इसका मतलब बिना कार्बन डाइऑक्साइड के किसी को भी फूड मिल ही नहीं पाता। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। इसके अलावा भी बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक और इंपॉर्टेंस भी है जिसकी बात मैं थोड़ा सा लास्ट में करूंगा। आप वेट करिएगा और याद रखिएगा कि CO2 के एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंस के बारे में हम लास्ट में थोड़ी सी बात और करेंगे। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको जितनी गैसेस के बारे में बताया और उनका परसेंटेज बताया, जरा उन परसेंटेज को टोटल करके देखिए। टोटल परसेंटेज कितना हो रहा है? 99.93%। तो इसका मतलब बाकी जो बचा हुआ 0.07% है उसमें कौन सी गैसेस आती हैं बच्चों? तो मैं आपको बताऊं, उसके अंदर डस्ट आ जाएगा, स्मोक आ जाएगा, वाटर वेपर आ जाएगा या कुछ अदर गैसेस बच गई तो वो आ जाएगा। और यही है बच्चों हमारे एयर का गैसियस कंपोजिशन। फाइनली बच्चों हम एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ये कौन सा नया इफेक्ट है, इसके बारे में तो हमने नहीं सुना, या हो सकता है कि शायद कुछ बच्चों ने सुना भी हो। बच्चों मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से हमारे अर्थ का एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मतलब चाहे बात हम डे टाइम की करें या नाइट टाइम की करें, दोनों केस में हमारे अर्थ का टेम्परेचर सर्वाइवल रेंज के अंदर ही है। ये ना तो बहुत ज्यादा हाई है और ना तो बहुत ज्यादा लो है। और इस टेम्परेचर को मेंटेन करवाने का काम बच्चों ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोसेस के थ्रू ही होता है। और इस प्रोसेस में बच्चों हमारी मदद कुछ गैसेस करती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस बुलाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के एक इंपॉर्टेंट फंक्शन के ऊपर भी बात करूंगा। तो वो इंपॉर्टेंट फंक्शन बच्चों यही है कि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। अब बच्चों आप ऐसा मत सोचना कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही एक ग्रीन हाउस गैस है, नहीं, और भी होती हैं जैसे वाटर वेपर, मीथेन। तो उनमें से CO2 भी हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस कैसे इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को परफॉर्म करती हैं और कैसे हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ मैंने गैस का लेयर और बना दिया है। हालांकि ध्यान रहे ये मैंने एटमॉस्फेयर की कंप्लीट लेयर नहीं बनाई है, ये मैंने केवल ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर बना दी है। भाई वैसे तो यहाँ पर और भी गैसेस प्रेजेंट होंगी, लेकिन मैंने इस वक्त कौन सी गैस हाईलाइट करी है? केवल ग्रीन हाउस गैस को हाईलाइट किया है। अब बच्चों जब डे टाइम होगा तो सनरेज हमारे अर्थ की तरफ आएंगी, लेकिन बच्चों सारी सनरेज अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगी। ये गैसेस क्या करेंगी? बच्चों ये गैसियस लेयर कुछ सनरेज को तो अर्थ तक आने देंगी, मगर कुछ सनरेज को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी। तो इसका मतलब पूरी सनरेज हमारी अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंची तो डे टाइम में हमारी अर्थ बहुत ज्यादा हीटेड नहीं होगी, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा। तो हम डे टाइम में सरवाइव कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा नहीं गया। अब जरा नाइट टाइम की भी बात करें तो बच्चों नाइट में क्या होगा कि पूरे डे टाइम में इस अर्थ ने जितनी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, नाइट टाइम में ये उस हीट एनर्जी को बाहर रिलीज करेगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर प्रेजेंट है ये पूरी हीट एनर्जी को वापस स्पेस में लौटने नहीं देगी। तो बच्चों यहाँ पर कुछ हीट एनर्जी तो वापस से लेयर के थ्रू बाईपास होकर स्पेस में चली जाएंगी, मगर कुछ हीट एनर्जी को ये लेयर वापस से रिफ्लेक्ट कर देंगी।
अब बच्चों जरा सोचो कि अगर पूरी हीट एनर्जी वापस रिलीज हो गई होती तो क्या होता। अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता और इतने कम टेम्परेचर में बच्चों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाता। लेकिन थैंक यू बोलिए इन ग्रीन हाउस गैसेस को, क्योंकि इन्होंने कुछ हीट एनर्जी को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर दिया अर्थ सरफेस पर, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिनिमाइज नहीं हुआ। तो शायद बच्चों अब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये ग्रीन हाउस लेयर के नाम से जो गैसेस आपको दिखाई दे रही हैं ये अर्थ के टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन कर रही हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये एयर की पूरी कहानी जो आज हमने डिस्कस की आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।